ओबीसी के अंदर कितने लोग हैं? ओबीसी के अंदर कितनी जातियां हैं आप ये बताओ, और आरक्षण कितना 27%। और इसके लिए जातिगत जनगणना के लिए तो सबसे ज्यादा लोग तो मांग कौन कर रहा है? एससी और एसटी के ही तो लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा आरक्षण का विरोध भी तो सबसे ज्यादा ओबीसी लोग करते हैं, ये भी तो सच्चाई है ना। किया है, बिल्कुल किया है। वो एक धर्म की जो अफीम धर्म है ना, मैं मानता हूँ धर्म एक अफीम का नशा है। वो हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो अफीम का नशा। सबको पता है कि अफीम का नशा मेरी जानलेवा और मेरे परिवार को, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं सकता उसको। तो हमारे देश के अंदर ये जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था जो पहले से हजारों सालों से चलती आ रही, उसको एकदम आपने, तो जैसे आपने कहा कि धर्म जो एक नशा है, उसको कैसे तोड़ोगे फिर आप लोग? नहीं, उसका धीरे धीरे बदलाव होगा जब लोग जागरूक होंगे, जब लोगों को ये पता लगेगा, जब लोगों को सामने ये जातिगत जनगणना का मकसद यही है, ये जब पता लगेगा कि मेहनत कश लोग हम, सारी मेहनत करें हम, और माल कौन खा रहा है। जातिगत जनगणना ये थोड़ा ना है कि सिर्फ जातियाँ गिनी, ये भी गिना जाएगा ना साथ में, किसका व्यवसाय है, कौन नौकरी कर रहा है, कौन मजदूरी कर रहा है, उसके भी तो डाटा है। सवर्ण जी तो बैठे हैं, जो लोग हैं उन्होंने भ्रमित किया, बस घंटी बजाने तक सीमित रखा उनको। घंटी बजाइए, कावड़ लाइए, बोले आपकी बेड़ा पार कर देंगे। जागरूकता की कमी थी। सर, ये कांवड़ वाला बार बार बयान आता है, क्या गलत है? क्या ओबीसी समाज अगर मंदिर में जा रहा है या कांवड़ ला रहा तो गलत है क्या ये? तो भैया लाओ ना, कब कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप सिर्फ घंटी ही बजाते रहे और भी कुछ पढ़ाई लिखाई में भी तो ध्यान दो। तो अच्छा, आप चाहते हैं स्कूल जाए, वो यूनिवर्सिटी जाए? मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कावड़ ला रहा हूँ तो वहाँ मंदिर में पुजारी मेरे को भी बैठाओ ना, ओबीसी वाले को भी। एक ही जात में ठेका लिया हुआ है क्या? वो माल खाने के लिए एक व्यक्ति और पैदल चलने के लिए मैं, ये कौन सा मतलब हुआ? मंदिर में माल है क्या? आज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? देख लो आप कहाँ पर है। राम मंदिर के नाम पे कितना चंदा इकट्ठा हुआ है और कितना घोटाला भी हो गया है। कि आप किसी और सामाजिक कार्य के लिए क्या कर सकते हो? तो 100 रुपये इकट्ठे शाम तक नहीं कर सकते आप। मंदिर के नाम पे है। मंदिर के नाम आपके सामने है, प्रत्यक्ष रूप पे है। नहीं देखिए, अगर भी आप देखें तो बहुत सी जगहों के अंदर एससी, जब से देश को आज़ादी मिली है उसके बाद में जो उसको अधिकार मिले हैं, आरक्षण मिला है, ऐसी बात में उसमें सुधार हुआ है। अगर भी आप देखें तो सुधार हुआ, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं। सामाजिक स्तर पर सर नहीं हुआ है। नहीं, सामाजिक स्तर पे तो एक मानसिकता है हमारे देश के अंदर, जो धार्मिक मानसिकता है उससे ऊपर नहीं उठा है। लेकिन आप जहाँ तक देंगे कि आर्थिक तौर पर आरक्षण की वजह से एससी का सुधार हुआ है। अगर भी आप आंकड़े देखें, जब देश आज़ाद हुआ उस समय के देखें और जब से संविधान मिला है उसके बाद के देखे जाए तो उसमें बहुत अंतर मिलेगा। देखिए, देखा जाए तो एक तरफ तो कहते हैं हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये देश तो जाति प्रधान है। यहाँ जातियों की व्याख्या है, हर व्यक्ति को जाति के नाम से पुकारा जाता है और जातियों का वर्चस्व है। तो फिर जातिगत जनगणना कराने में सरकार को समस्या है। आप जनगणना करा रहे हैं तो उसके साथ में आपका भारत सरकार का खर्चा तो वही लग रहा है। एक कॉलम सिर्फ जाति का ही तो मांग रहे हैं। भाई आप जातिगत जनगणना करा दिए ताकि पता लग जाए कि कौन किसका हक मांग रहा है। अमूमन देखा होगा आरक्षण पे आए दिन झगड़े होते रहते हैं कि इनको आरक्षण दिया, उनको नहीं दिया। हम तो वो भी नहीं कह रहे। आप जनगणना करा दी, पता लग जाए किसकी कितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना हिस्सा दे दीजिए। लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि उससे फ़ायदा मिलेगा समाज को, लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ तो उसकी राजनीति करेंगे ना उस पर। नहीं, राजनीति तो अब भी कर रही है आरक्षण के नाम पे। आरक्षण के नाम पे राजनीति तो अब भी कर रही है पार्टी। वो तो राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन कम से कम लोगों को ये पता तो लग जाएगा जो आपसी मतभेद है कि हमारी संख्या। अब अमूमन कहा जाता है जैसे कि मान लो यादव का क्षेत्र है, दूसरी कास्ट का मत कह जी यादव हिस्सा खा गया। जाट ज़्यादा है तो वह कहेगी जी जाट खा गया। खासकर एससी एसटी को जो आरक्षण मिला है, अमूमन क्षेत्रों में आपने देखा हो, कहते जी एससी एसटी वाले तो सारा आरक्षण खा गए, मुफ्त में खा रहे। तो भैया इसके समाधान के लिए आप एक बार गिनती कर दो। एससी एसटी की तो होती है, तो ये अगड़ेर पिछड़े जो बाकी बच गए इनकी भी आप गिनती कर दें ताकि पूरी समस्या का समाधान हो जाए और लोगों को भी पता लग जाए कि कौन लोग हैं वो, किनकी संख्या कम है जो इतने सालों से देश को लूट के खा रहे, ताकि पता लगे सबको। तो यही मांग है हमारी। मोदी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था अभी कुछ दिन पहले, तो बाकायदा बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे कि हमने इतने पिछड़े लोगों को मंत्री बना दिया है। वो काम तो खुद मोदी कर रहे हैं आपके लिए। नहीं देखो, जब कोई भी नेता होता है वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का, उसको पद देने का मतलब ये नहीं थी कि वो जो है आपने उस जाति को पद दे दिया या कुछ दे दिया।
वो तो एक पार्टी का मंत्री हो, पार्टी का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, वो पार्टी के अंदर जब पार्टी से बंधा हुआ है। लेकिन सर तमाम लोग कहते हैं कि ओबीसी समाज जो पिछड़ा समाज है वो सोया हुआ है नहीं, बिल्कुल सच है, अपने अधिकारों को लेकर। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो ये यात्रा चली थी जयपुर से चल के और दिल्ली तक आई, तो इस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, उसी इलाके का रहने वाला हूँ, सेंटर के अंदर मैं रहता हूँ रेवाड़ी में। वहाँ पर ओबीसी की आबादी पता है आपको कितनी है? 70 से 75% ओबीसी की आबादी, पूरा ओबीसी है। जहाँ से ये जयपुर से चली और दिल्ली तक पहुँची है, पूरे क्षेत्र 70 से 75%। कितने आदमी आए वहाँ से पता है आपको? पूरे रेवाड़ी क्षेत्र से एक अकेला फौजी तेज बहादुर आया। और मुझे भी क्या कहते हैं, अरे ये आ गए जातिवादी, ये क्या करोगे तो इस जात को? उनको यही नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, उनको मंडल कमीशन के बारे में नहीं पता, उनको ये नहीं पता मंडल क्या है। तो किसकी गलतियाँ रही फिर इसमें? ये जो हमारे जो नेता थे, सिर्फ वोट बैंक की राज इस्तेमाल होता है ग्वाला शब्द का, तो आज भी इस्तेमाल होता है, गैर संवैधानिक शब्द है। बिल्कुल फिर, लेकिन आज भी इस्तेमाल होता है। संविधान कहाँ चल रहा है? आप देख रहे हो कोई संविधान? तो फिर ओबीसी समाज समझ क्यों नहीं रहा इन चीज़ों को सबको? नहीं, अब शुरुआत है, धीरे धीरे जागेगा। पहले इससे पहले आपने देखा था कि इस तरह का कोई आयोजन भी नहीं हुआ होगा शायद। कभी दिल्ली में आपने देखा था मंडल जयंती इस प्रकार से मनाई, तो एक शुरुआत है। सर आप सर मंडल सर, अखिलेश यादव जी यूपी से आते, मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी रहे, फिर वो मुख्यमंत्री आवास से आते तो उसे धुलवाया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव जी फिर भी शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनको क्या बताएं। हाँ। वो तो उनका व्यक्तिगत विचार है ना, मैं अपनी कह सकता हूँ, उनके बारे में क्या कह सकता नहीं, हूँ। उनको इतने लोग फॉलो करते हैं, क्या उनको इस बात का पता नहीं? मैं तो उनसे कम से कम काफ़ी मेरी मीटिंगें हुई और मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। मैंने तो उनको कहा भी इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने मुझसे भी यही कहा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, व्यक्तिगत विचार में तो हम किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सर हमारे देश में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 90 के दशक में या 80 के दशक में जब लालू, मुलायम सिंह, मायावती, शरद यादव ये लोग राजनीति में आए तो जो जातिवाद को सामने ले आए, अगड़े पिछड़े को सामने ले आए, मंडल के बाद में जो है दलित ओबीसी को ये इन्होंने राजनीति में घोल दिया है बड़े पैमाने पर। उसके पहले इतनी जो है जातिवाद नहीं था देश की राजनीति में। अपने आप ही नहीं था, जब अधिकार ही नहीं थे, जब हमारे लोग पढ़ने लगे, इनके सामने आने ज्ञान बढ़ने लगा, इनको समस्याएं होने लगी हैं। आज यही तो वजह है, बीच का दौर में ये लोग आए तो हमारे लोगों को हक अधिकार मिले, वो लोग पढ़ाई लिखाई में आगे आए। यही उनको दर्द तकलीफ तो यही है और यही समस्या है उनको।